All right. So in the last class, we covered the last topic that was stages of product development. और आगे आगे हमारे पास benefits of developing new products. तो अब आपको बताया था मैंने कि आपने अगर प्रोडक्ट निकाला है और उसके बाद यू आर एबल टू सेल इट वेल, तो आपको वहां पे स्टिक नहीं करना. यस, यू विल मेक मॉडिफिकेशन इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट, इट्स फाइन. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल. तो ताकि आप उससे, एक तो रिस्क भी स्प्रेड होता है, दूसरा ये कि एक अच्छी रेपुटेशन बनती है कि दिस ब्रांड ऑलवेज comes up with a new product which is desired by the people, or which is the most wanted product, or which can best satisfy people's needs and wants. तो तो वो जरूरी होता है. तो अब उसके बेनिफिट्स में अगर देखें डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स में, तो सबसे पहले यूएसपी. कि यूएसपी आप समझती हो, इसका मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिक सेलिंग. अच्छा, कुछ पॉइंट भी बोल देते हैं या इसको प्रोपोजिशन, पर पॉइंट ही ठीक है, यहाँ में ज्यादा आसान है. तो यूनिक सेलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, और इसका मतलब ये है कि यू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. सो दैट इज द एडवांटेज यू हैव. और ये नॉर्मली होता है यूएसपी के. एक सबसे बड़ी जो यूएसपी नजर आ रही है, एक तो डिफरेंट वाली हो सकती है, एक है यू आर द फर्स्ट वन टू डेवलप दैट प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, नेस्ले का मिनरल वाटर ले लो, उसकी यूएसपी है, सबसे पहले उन्होंने ही निकाला. एप्पल का आप आईफोन ले लो या टच स्क्रीन मोबाइल ले लो, सबसे पहले उन्होंने ही निकाला और किसी के पास नहीं है. तो द एडवांटेज दे हैव, अब कोई भी उनके नाम के करीब भी नहीं जा सकता. एंड द रीजन वाज बिकॉज वो सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लेकर आए. तो वो जो एडवांटेज है ऑफ बीइंग फर्स्ट इन द मार्केट, वो इट ऑलवेज रिमेन देयर. और वो इट एक्चुअली बिल्ड्स अप द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, और दैट रेपुटेशन स्टेज विद द बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और सम टाइम हमेशा ही रहती है. और उससे फायदा ये होता है कि एक तो ये है कि यू डू नॉट नीड टू ग्रैब कस्टमर्स. कस्टमर्स always come to you on their own because they know that it's a good brand and it has a distinctive reputation of being the first one in the market, or of developing innovative products भी हो सकता है. और जिसकी वजह से आप अगर इवन इफ यू आर चार्जिंग अ हायर प्राइस, स्टिल कस्टमर्स वुड बी विलिंग टू बाय फ्रॉम यू. क्योंकि हायर प्राइस है तो आपकी जो उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी हायर लेवल सेटिस्फाई हो रही है. तो अगर हायर लेवल वो आपकी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, तो हायर प्राइस आपको मैटर नहीं करेगी. अच्छा, तो प्रॉफिट फिर आप ज्यादा कमा सकते हैं. जिस तरह के आईफोन को आपने देख ही लिया कि वो 2.5 लाख का, 3 लाख का, 3.5 लाख का हो गया, लेकिन स्टिल पीपल हु आर लॉयल टू दैट ब्रांड, दे आर स्टिल बाइंग दैट. तो बेशक कम हो गए होंगे अब कस्टमर्स एप्पल के, लेकिन जो लेने वाले हैं वो अभी भी स्टिल ले रहे हैं. और एप्पल माइट बी अर्निंग अ लॉट मोर प्रॉफिट कंपेयर टू व्हाट दे वर गेटिंग अर्लियर. बावजूद इसके कि उनकी सेल्स शायद डिप हुई होगी, लेकिन जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो ज्यादा ही हुआ बिकॉज ऑफ देयर यूएसपी. अच्छा, स्प्रेड ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ये भी है. व्हेन यू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, तो होता ही है कि आपका रिस्क स्प्रेड हो गया. स्प्रेड क्या मतलब कि अगर इफ देयर इज अ फॉल इन सेल्स इन वन ऑफ योर प्रोडक्ट, इट कैन बी कॉम्पनसेटेड विद द राइज इन द सेल्स ऑफ अनदर प्रोडक्ट. या आपकी एक प्रोडक्ट की सेल जरा गिर गई हुई है, तो आपने जो नया प्रोडक्ट निकाला है वहां से सेल्स ऊपर शूट कर गई है, जिससे आपकी वो जो फॉल इन सेल्स है वो आसानी से कवर हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग. तो इमेजिन कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी सेल गिर गई है, तो आपका तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही गिर जाएंगे. लेकिन इन दिस केस व्हेन यू आर इन हैबिट ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो वो नए प्रोडक्ट बनाई जा रहे हैं, तो वहां से आप सेल्स को मेंटेन कर पा रहे हैं, या इनफैक्ट आपकी सेल्स ऊपर जा रही है. तो अगर कहीं से किसी एक प्रोडक्ट की सेल्स डिप भी कर रही है, तो इट वोंट अफेक्ट द बिजनेस मच. तो इस तरह से रिस्क स्प्रेड हो रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आएगा. फिर हेल्प्स बिजनेस टू ग्रो इन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू मार्केट्स. यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल कि जब आप नए प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दो प्रोडक्ट्स वो जो है आप उनको लॉन्च कर सकते हैं इन अदर मार्केट्स एज वेल, या अदर मार्केट सेगमेंट्स एज वेल. तो एक ये फायदा होता है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो आपकी होम मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रहा है, जो नया प्रोडक्ट निकाला है वो आपने किसी और वो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दिया, और वो वहां पर आप उसको सेल कर रहे हैं. जैसे होता है, ऐसे गाड़ियां भी, सेल फोन भी, इनके इंटरनेशनल लॉन्चेस भी करते हैं, लॉन्च भी करते हैं ये, कि वर्ल्ड ओवर एक ही गाड़ी पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी. और
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी गाड़ी एक नई आई हुई है, कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई है। उसका नाम है चिंगान और शान X7। अच्छी गाड़ी है और मैं देख भी रहा हूँ रोड पर। तो उन्होंने उनका इंटरनेशनल लॉन्च था, मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में एक ही मॉडल लॉन्च किया, पाकिस्तान में भी वही लॉन्च किया। और कुछ होते हैं जो कि एरिया स्पेसिफिक, मतलब कि अगर हम सैमसंग का मोबाइल आपने बाहर यूके से लोगे तो वो और तरह का होगा, यहाँ पर पाकिस्तान में और तरह का है। इस तरह गाड़ियां भी बाहर और यहाँ फर्क है। तो आप इस तरह अगर डेवलप कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू केटर द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज एज वेल, तो आप वहां पर भी एंटर हो सकते हैं। तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि पहले आपको ये लगता था कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं इट 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 विल ओनली बी लाइक्ड बाय लोकल पीपल। अब जब आप नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं तो यू माइट इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस इन योर प्रोडक्ट एज वेल, जो कि आपको लगता है विल बी लाइक्ड बाय द पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज। तो फिर आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, बिकॉज नाउ यू डू नॉट हैव ओनली लोकल मार्केट, यू आर एबल टू सेल इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। तो ऑफ कोर्स बिजनेस बड़ा होगा। और ग्रो करने से आपको पता है कि क्या फायदा होता है, रेपुटेशन है, रेपुटेशन, मार्केट शेयर, इकोनॉमी ऑफ स्केल, आप किसी तरह से भी इसको लिंक अप करके डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया जी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। उसमें हमारे पास रिसर्च इज कॉस्टली, राइट। तो ये है क्योंकि आपको जब न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने हैं तो आपको एवरी नाउ एंड देन, लाइक आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर और आफ्टर एवरी ईयर आपको नया प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करनी, क्योंकि निकालना है प्रोडक्ट आपने। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि एवरी सेकंड ईयर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके लिए रिसर्च आपको करनी पड़ेगी ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। ये नहीं है कि वन टाइम रिसर्च होगी और दैट्स इट। तो उसमें फिर वो कॉस्टली होगी, आपके पैसे तो ऑफ कोर्स लगेंगे उसके ऊपर। लेकिन आप इसको, हम अगर अभी तो हम चूंकि कॉस्ट पढ़ रहे हैं यानी कि डिसएडवांटेजेस, तो इट्स फाइन। लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि शॉर्ट रन में तो शायद कॉस्टली होगा, लेकिन लॉन्गर रन में तो वो जो आउटकम आएगा ओवरऑल, वो इट विल बी लॉट higher than the cost you are paying in terms of profit, sales, reputation वगैरह वगैरह। फिर न्यू प्रोडक्ट इफ नॉट लाइक बाय द टारगेट मार्केट में अफेक्ट द इमेज। हाँ, अब ये है कि लेट्स से आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एंड विच इज वेरी पॉपुलर इन इन द मार्केट। तो अब आप कहते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार यही चलने दो, बिक तो रहना, नया बनाएंगे, पता नहीं वो कामयाब होता कि नहीं होता। आपको पता है अक्सर आप भी मूवीज मूवीज देखती हो आप, ये बताओ। नो सर। नहीं देखती तो कोई सीजन वगैरह देखती हो आप, जैसे कि इंटरनेट पे आते हैं? नो सर। नहीं, अच्छा, वेरी गुड, वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी गुड एज वेल। तो अच्छा, बहरहाल उसमें ये होता है कि जी, अच्छा सुना तो आपने होगा ना कि ये इस मूवी का जो है ना वो सीक्वल लॉन्च किया गया है, या पार्ट 2 लॉन्च किया गया है, या पार्ट 3 लॉन्च किया गया है, ये तो आइडिया है ना आपको। यस सर। तो कुछ बच्चे कहते भी होंगे या लोग कहते हैं यार पहला पार्ट ज्यादा अच्छा था, दूसरा इतना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो उसने रेपुटेशन उसकी गिरा दी। तो यस, इट इज पॉसिबल कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब आपने नया बनाया तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि उन्होंने पिछला प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होता है एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। तो अब उन्हें लगता है ये उससे अच्छा होगा। तो जब अच्छा नहीं होता या उस लेवल का नहीं, अच्छा होता है लेकिन उस लेवल का नहीं होता, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग कहते हैं नहीं यार ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि जी उससे अच्छा नहीं है, उस जैसा नहीं है। तो वो फिर आपको एक इमेज जो है ना वो अफेक्ट हो सकता है इस केस में। और ये कब, व्हेन यू कीप ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो सारे प्रोडक्ट्स तो एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छे, इस तरह गाड़ियों की बात करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं गाड़ियों के नए मॉडल निकल रहे हैं, कुछ कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा मॉडल आया, ये बहुत अच्छा है। अभी होंडा सिविक जो नई निकाली है उन्होंने, अब वो कहते हैं नहीं यार ये कोई इतना अच्छा डिजाइन नहीं है इसका, इसकी आउटलुक जो है ना इतनी अच्छी नहीं है। तो ये फिर जब आप नए मॉडल निकालते हैं तो उसमें फिर चांसेस हैं कि आपका जो अगला मॉडल है लोगों को उतना पसंद ना आए, ले लें लोग बेशक, लेकिन वो कहते नहीं यार वो वाला मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये फिर एक इमेज या रेपुटेशन की बात आ जाती है, या लोग माइट स्विच टू अदर राइवल प्रोडक्ट्स एज वेल। यार फिर हम होंडा रहने देते हैं, टोयोटा ले लेते हैं, उनका मॉडल ज्यादा अच्छा। तो ये पॉसिबिलिटी फिर आ जाती है, क्योंकि यू कांट से दैट एवरी सिंगल प्रोडक्ट यू विल डेवलप दैट विल एक्चुअली गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द पीपल। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। फिर may lead to a heavy loss if research is not done carefully। हाँ, अगर रिसर्च आपने अच्छे से नहीं की, क्योंकि रिसर्च तो बहुत करनी पड़ती है, टाइम एंड अगेन करनी पड़ती है, वही क्वेश्चनर सही डेवलप नहीं किया हुए वगैरह वगैरह, इंटरव्यू सही नहीं लिया या सेकेंडरी रिसर्च कर लिया जो आउट ऑफ डेट थी, तो ऑफ कोर्स द डेटा यू विल गेट दैट वोंट सर्व द पर्पस, और उसके बेसिस पे जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो दैट वुड बी अ फेलियर और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा पैसों का। फिर कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट्स ये भी है, स्पेशली अगर वो गाड़ियां हैं। तो आपको पता है कि गाड़ियों के
जो है ना वो टेस्ट रन तो होता ही है, ट्रायल भी होता है। एक मतलब लॉन्च से पहले उसको एक्सीडेंट देखा जाता है कि हाउ डैमेजिंग द कार इज, या वो डैमेज कंट्रोल कितना है, वो डैमेज प्रूफ है कि नहीं है, वेदर पीपल विल रिमेन सेफ इफ दे मीट एन एक्सीडेंट। तो उसके लिए वो एक्सीडेंट करते हैं बकायदा, और उसके लिए टेस्टिंग होती है बकायदा। तो गाड़ियां जब नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में आपको हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे आपने एक ग्लास बनाया है जो आपने कहा है नॉन ब्रेकेबल है, तो फिर आप नॉन ब्रेकेबल अगर क्लेम कर रहे हैं तो पहले आपने टेस्ट किया होगा ना कि ग्लास को गिरा के देखा होगा फ्लोर पे, और वो टूट गया, और ओहो नहीं ये टूट गया, हम क्लेम नहीं कर सकते, और वी हैव टू रीडिजाइन इट। तो इसमें फिर काफी ज्यादा आपके कॉस्ट लग जाती है। जबकि आपने एक नया प्रोडक्ट जो पहले ही बनाया हुआ है और वो चल रहा है, आजमाया हुआ है, उसमें तो किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, बनाई जाओ बेची जाओ। नए प्रोडक्ट में आपको टेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज वट एवर यू आर क्लेमिंग यू नीड टू बी ट्रू टू योर वर्ड्स, कि जो आप क्लेम कर रहे हैं एक्चुअली द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ द सेम क्वालिटी। तो उस पर खर्चा होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी ब्रांड के ऊपर। तो ब्रांड में हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ब्रांड जो है वो एक यूनिक नेम है जो एक प्रोडक्ट को दिया जाता है, जो डिस्टिंग्विश करता है उसे फ्रॉम अदर ब्रांड। और वो जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको लेट से यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ सेल फोन। अब सेल फोन कोई ब्रांड नहीं है। सेल फोन क्या है? सेल फोन इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और आप मार्केट अगर जाएंगे तो लोगों के वोक सेट में तो कुछ भी नहीं है। ये वोक सेट जो मैंने आपको बताया हुआ है कि वोक सेट एक्चुअली एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू रिकॉल ब्रांड्स। तो आप मार्केट जाएंगे, सेल फोन दे देंगे, वो तो ये बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस अपने सेल फोन को ये नाम दे दिया तो दिस बिकम्स ब्रांड, अ ब्रांड। और ये जरूरी क्यों है? सो दैट इट रिमेन्स इन द मेमोरी ऑफ द पीपल कि ये जो सेल फोन हमारा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल फोन। वरना खाली सेल फोन बोलेंगे तो वो तो हुआवे भी बनाता है, सैमसंग भी बनाता है, वो तो आपका एप्पल भी बनाता है, वो तो बेताशा सेल फोन है ना। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को? नहीं कर सकते। तो आप जब ब्रांड सजेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, कि उसमें ऐसा क्या है। जैसे मैंने पहले भी बात की हुई है, एक सेंस ऑफ एसोसिएशन डेवलप होती है कि अच्छा सैमसंग, अच्छा उसमें ये क्वालिटी होती है, ये फीचर होते हैं, एप्पल इसमें ये होता है, वगैरह वगैरह। तो जैसे ही ब्रांड आपके जहन में आता है, आपके जहन में उस प्रोडक्ट के सारा नक्शा सामने आ जाता है कि व्हाट क्वालिटी द प्रोडक्ट इज ऑफरिंग और व्हाट फीचर्स द प्रोडक्ट हैज फॉर द पीपल। तो ब्रांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिससे आपके प्रोडक्ट को वो डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो ये हमें समझ आती है। अच्छा, अब इसी तरह जैसे हमने पहले भी बात की हुई है, तो ब्रांड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टूथपेस्ट। जैसे आपको पहले भी बताया मैंने, तो टूथपेस्ट जो है वो एक प्रोडक्ट है। अब ये तो कोई भी बंदा ले लेगा, ठीक है। और लेकिन मैं टूथपेस्ट की जगह पर आगे लिख देता हूँ जी कोलगेट। तो आपके जहन में आ जाएगा कि अच्छा कोलगेट जो है वो किस किस्म का प्रोडक्ट होता है। या मैं लिख देता हूँ मेडिकेम। तो अब है तो ये दोनों टूथपेस्ट, लेकिन दोनों में फर्क है। इसी तरह मैं लिख देता हूँ, जैसे आपसे कल भी बात की थी, क्लोजअप। तो आपको हर बंदे को पता है कि हैं सारे टूथपेस्ट, बट विच ब्रांड कैन बेस्ट सेटिस्फाई देयर नीड। यानी कि जिसके कोई गम्स में प्रॉब्लम है या लेट्स से कि ब्लीड करते हैं, तो वो शायद मेडिकम लेना पसंद करे। और जो जिसको लगता है कि आई स्मेल बैड एट टाइम्स व्हेनेवर आई स्पीक, तो वो शायद क्लोजअप को इस्तेमाल करे। इसी तरह से तो ये है ब्रांड की आइडेंटिटी और एक सेंस ऑफ एसोसिएशन जो कि डेवलप हो जाती है अमंग द पीपल। अच्छा, इसको मैं बंद करता हूँ और बैक टू द नोट्स। तो ये ब्रांड की हमें समझ आ गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग को मैं अब नहीं डिस्कस कर रहा। और एक बात और आपको बस बतानी है मैंने, कि जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं या आप शॉपिंग मॉल में चले गए और वहां पे कुछ आप चीजें ले रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों से पूछते हैं यार मुझे आप बताएं, सजेस्ट करें मैं क्या लूं। आप as soon as you enter the grocery store, you pick up the brand on your own. You have the trolley or the
basket with you and you keep on putting items in that basket because you already know which brands to buy. आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि ये ब्रांड क्या करता है, ये ब्रांड क्या करता है। ये आप सिर्फ तब पूछते हैं जब आप यू आर गोइंग टू बाय दैट ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम, और या फिर आपको नया ब्रांड ट्राई कर रहे हैं। अदरवाइज आपको ऑलरेडी पता है कि जो ब्रांड है वो इसमें ये क्या ऑफर करते हैं, एंड यू डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि वो ब्रांड के साथ जो आइडेंटिटी, जो एसोसिएशन डेवलप करनी होती है, वो कंपनी वालों ने थ्रू एडवर्टीजमेंट पहले ही डेवलप कर दी होती है, क्योंकि ब्रांडिंग रिक्वायर्स प्रमोशन। ब्रांड भी प्रमोट करता है, लेकिन ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यू यूज एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, जिससे लोगों के ज़हन में वो नाम आ जाता है एंड दे आर एबल टू नो कि ये ब्रांड हमें कि ये क्या ऑफर करेगा और व्हाट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट ब्रांड कैन गिव इट टू अस। तो वो इसमें आ जाता है। अच्छा, और इसीलिए ब्रांड्स, लोग ब्रांडेड आइटम ही बाय करते हैं। हम अक्सर बोलते भी है ब्रांड न्यू, एक वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं होता लेकिन हम बोलते हैं ना ब्रांड न्यू। Yes, sir. तो ब्रांड न्यू मतलब वो ब्रांड से है ना, मतलब एक ब्रांड न्यू के ब्रांडेड आइटम है, हम कभी ये भी बोलते हैं, और बिल्कुल नया लॉन्च किया उन्होंने, लेकिन ब्रांड का होना जरूरी है। अगर आपको कोई चिप्स ऑफर कर रहा हो जिसपे कोई लेबल ना लगा हो, वुड यू लाइक टू बाय इट? या कोई No. नो मिनरल वाटर की बोतल दे रहा हो और कोई ब्रांड ना लगा हो, बाय करोगे? नहीं करोगे। No. ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब है कि जो ब्रांडिंग है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द प्रोडक्ट सक्सेसफुल। अच्छा भारत, उससे भी एक फायदा ये भी होता है कि जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं वो नॉन ब्रांडेड आइटम से ज्यादा महंगे होते हैं, ये आपको अच्छे से पता ही है, और उसकी वजह ब्रांड ही है कि लोग ट्रस्ट करते हैं ब्रांड्स पे कि यार ये ब्रांडेड आइटम है, यार ये नेस्ले की मिनरल वाटर लेनी है, आंखें बंद करके ले लिया, सोचा ही नहीं कि क्या क्या नहीं। लेकिन कोई और अगर ऑफर कर रहा है आपको किसी और ब्रांड की, और आप यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट, या कोई ब्रांड नहीं है, तो आप 10,000 दफा सोचोगे, चाहे वो सस्ता भी है तब भी। तो ये इस वजह से, क्योंकि वो ब्रांड जो है वो आपको क्या कहते हैं, यू आर एबल टू ट्रस्ट देम, तो इस वजह से वो अगर हाई प्राइस भी चार्ज करें तो आपको जो पीपल हैं दे डोंट बॉदर अबाउट इट। तो ये एक ब्रांडिंग का फायदा है, जिससे प्रॉफिट और सेल्स में इजाफा होता है। और ब्रांडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप शॉपिंग मॉल या ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो यू डू नॉट फाइंड पीपल देयर, सम पीपल खड़े तो होते हैं लेकिन आपको असिस्ट नहीं कर रहे होते, तो आप खुद ही पिकअप करते हैं आइटम्स और डालते हैं। तो उसका मतलब है आपको वहां पर जो स्टाफ चाहिए होता है ग्रोसरी स्टोर में वो कम चाहिए होता है। आप कभी एक छोटी दुकान पे चले जाओ ना, वहाँ एक बंदा है वो पकड़ पकड़ के आपको चीजें दे रहा होता है, लाइन लगी हुई लोगों की, या दो चार लोग खड़े हुए हैं, यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न, और वो आपको चीजें, जी साबुन चाहिए, अच्छा जी टूथपेस्ट चाहिए लें। लेकिन जो बड़े स्टोर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें रैक्स में चीजें पड़ी होती हैं एंड यू आर सपोज टू पिक इट अप योर सेल्फ वट एवर प्रोडक्ट यू रिक्वायर। तो उसमें फिर आपको जो असिस्ट करने वाला स्टाफ है वो नहीं चाहिए होता, तो जो ग्रोसरी स्टोर है उसकी लेबर की कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अच्छा, फिर ब्रांड इमेज की बात हम कर लेते हैं। तो ब्रांड इमेज का मतलब है द इम्प्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द पीपल, द परसेप्शन ऑफ द पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, प्राइस, परफॉर्मेंस, डिजाइन के हवाले से। तो मैंने जैसे पहले बात की कि ब्रांड जैसे ही नाम लेते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं बात करता हूँ निशात लिनन की, तो क्या जहन में आता है? कुछ नहीं आ रहा जहन में? सकीना, आपने नाम नहीं सुना हुआ निशात का? ये ना कहना। सर सुना हुआ है। हाँ, तो वो क्या बनाते हैं? क्लोथ्स। हाँ जी, क्लोथ बनाते हैं, और फीमेल लेना पसंद करती हैं वहां से, एंड दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। मतलब निशात का नाम ही काफी है, उन्हें पता है जी अच्छा ये मशहूर जो है ना वो कंपनी का ब्रांड है। अच्छा, और आपको ये भी, अच्छा फिर इसी तरह से खादी की बात करूं, वो भी आपको पता है। तो अब खादी, आप कोई कह दे यार खादी का कपड़ा लिया, तो आगे आप देखोगे नहीं कैसा है क्या नहीं है, यार महंगा ही होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि नाम ने आपको सब कुछ बता दिया कि ये कपड़ा किस तरह का होगा, राइट? Yes. So that is the image that that the brand brings to the people. तो वो एक इमेज बन जाता है, और फिर इमेज अगर अच्छा है तो उससे क्या होता है, उससे अगला कॉन्सेप्ट आ गया कि इमेज में एक तो लोग हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो कम भी सेल करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन वो आपको लेके जाता है टुवर्ड्स अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज ब्रांड लॉयल्टी।
you keep on buying the same product again and again. Even if आपका competitor शायद थोड़ा सा अच्छा भी ऑफर कर रहा हो, लेकिन you are so much satisfied कि आप दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करने का सोचते भी नहीं हो और कहते हो जी मैंने यही लेना है बस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्रांड का, क्योंकि इमेजिन आपने याद रखना है, रिमेंबर कि यस इट इज नेसेसरी टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, बट इट इज रादर मोर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर लॉयल ओल्ड एंड लॉयल कस्टमर्स, और उसके लिए ब्रांडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर जितने एक ब्रांड के लॉयल कस्टमर ज्यादा हैं, उतनी उनकी सेल्स मेंटेन रहेगी। और अगर नहीं लॉयल तो क्या है, आज ले रहे हैं, सेल्स बहुत ज्यादा है, कल को नहीं लेंगे, कल कोई और ब्रांड पे स्विच कर देंगे। लेकिन लॉयल कस्टमर ऐसा नहीं करते, और ये ब्रांड की वजह से ही होता है। अगर ब्रांड ने अपने नाम को एस्टैब्लिश कर लिया है एंड इट इज परसीव्ड बाय द पीपल एज अ हाई क्वालिटी ब्रांड या a brand which best satisfy their needs and wants. अच्छा, फिर हमारे पास पैकेजिंग आगे आ जाता है। पैकेजिंग वैसे तो इसको प्रोडक्ट में ही लेते हैं, लेकिन एट टाइम्स इसको फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग भी समटाइम्स बोल दिया जाता है। लेकिन हम इसको बहरहाल प्रोडक्ट में ही अभी पढ़ते हैं कि इसी का पार्ट है। हमने पढ़ा भी था द फिजिकल आउटलुक ऑफ द गुड। ठीक है, तो वो हम प्रोडक्ट में लेते हैं, तो पैकेजिंग भी उसमें आता है ना। द फर्स्ट थिंग यू सी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज द पैकेजिंग। जो इनर ऑफ द प्रोडक्ट है वो तो बाद में पता चलेगा ना क्या है, कि व्हाट इज इनसाइड इट। तो पैकेजिंग आपका पहले तो फिजिकल कंटेनर है जिसमें प्रोडक्ट को रखा जाता है या रैप किया जाता है, जैसे कि कोई चॉकलेट है, कोई टॉफी है, या फिजिकल कंटेनर जैसे कि आपने कोई जूस पीना है तो उसका भी कंटेनर होता है, आपको पता ही है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है। तो पैकेजिंग मैटर्स अ लॉट। क्यों? क्योंकि आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग यू कैन फाइंड द ब्रांड यू लाइक। और आपको एट टाइम्स वो ब्रांड नजर भी नहीं आ रहा था, यानी कि पेप्सी और कोक दूर से बॉटल पड़ी हो और आपको पेप्सी कोक पड़ा ना भी जा रहा हो, तो कैन यू आइडेंटिफाई कि ये पेप्सी की बॉटल है, ये कोक की है, राइट? यस सर। तो दैट हेल्प पीपल ना टू बाय द प्रोडक्ट। उसके लिए अब लोगों को ये नहीं है कि यार पता नहीं हमारे प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। इफ पीपल आर लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट, तो एज सुन एज दे सी द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, they will realize that this is the product we we are looking for, और वो उसको बाय कर लेंगे। तो पैकेजिंग भी प्रमोट करता है, और पैकेजिंग नॉर्मली अट्रैक्टिव बनाई जाती है ताकि लोग उसको बाय करें, और वो भी डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है अमंग अदर प्रोडक्ट्स। और अच्छे प्रोडक्ट जो है ना, दे ऑलवेज हैव गुड पैकेजिंग। और उसकी वजह एक तो प्रमोशन, अभी हम नीचे पढ़ने लगे इसके फंक्शन पैकेजिंग के, साथ में वो प्रोटेक्शन भी देती है। यानी कि आपके लिए जो प्रोडक्ट है, इट मस्ट रिमेन होलसम इफ इट इज एन ईटेबल। अदरवाइज वो पड़े पड़े अगर खराब हो जाए तो फिर तो वो यूज के काबिल नहीं रहेगा। तो वो डैमेजिंग ना हो। अगर फर्ज किया सॉफ्ट प्रोडक्ट है तो इट ऑलवेज हैज हार्ड पैकेजिंग सो दैट इट रिमेन सेफ एज लॉन्ग एज इट इज देयर इन द शॉप। तो इसी तरह दूध है उनकी, तो आजकल टेट्रा पैकेजिंग होती है। कि पैकेजिंग सही वर्ड है, पैकिंग नहीं। पैकिंग तो एक वर्ब है, हम कहते हैं हम पैक कर रहे हैं सामान यार, तो पैक योर लगेज। पैकेजिंग इज द राइट वर्ड ना। तो पैकेजिंग होती है जिसे कंटेनर बोल रहे हैं। तो दूध जो है उसकी भी पैकेजिंग होती है, वो आजकल इस तरह से की जाती है, 7 लेयर्स होती हैं कि जो मिल्क है वो इट रिमेन्स होलसम। एंड द सेम इज ट्रू फॉर अदर आइटम्स एज वेल, जो कि आपके ड्रिंक्स हैं फर्ज किया। बॉटल में होती हैं तो वो सील्ड होते हैं ऑफ कोर्स, जब तक आप कैप को रिमूव नहीं करते तो वो दे आर ड्रिंकेबल एंड हाइजेनिक फॉर हेल्थ। मतलब सॉफ्ट ड्रिंक की बात ना करो, मतलब कि उसको पिया जा सकता है। इसी तरह तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर प्रमोशन ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके कलर्स, उनकी ओवरऑल जो डिजाइन होता है पैकेजिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट अट्रैक्ट्स पीपल एज वेल। और उसके बाद इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। देयर आर मेनी पीपल हु आर डाइट कॉन्शियस, जो कि पढ़ना चाहते हैं पहले कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर हैव बीन यूज्ड इन दैट प्रोडक्ट। वो पढ़ रहे होते हैं जी प्रोटीन कितनी है या मिल्क कितना है, शुगर का एलिमेंट कितना है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद दे डू बाय इट। और उसके अलावा भी आपने को फ्लेवर लेना है तो आप यू रीड इट फर्स्ट ऑन द पैकेजिंग कि ये कौन सा फ्लेवर है, और फिर आप बाय करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बात भी की थी कि लेद है तो लेद आप पढ़ते हैं ना, पर ये मसाला लेना है, क्लासिक लेना है, या कोई और बाय करना है। तो it provides the information about the product as well, that is sometimes very important for the people, especially अगर एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत सी, उसके बहुत से वेरिएंट्स हैं, बहुत सी वैरायटी है,
तो फिर तो उस पर इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है कि ये कौन सा वेरिएंट है, तो बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पैकेजिंग के फंक्शन परफॉर्म होने जरूरी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आप वाकिफ नहीं हो, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, और उसके लिए मैं रादर इस्तेमाल करूंगा एक डायग्राम। लेट मी जस्ट शो यू या अच्छा, ये नीचे बनी हुई है, चलिए इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना, इट्स जस्ट सिमिलर टू ह्यूमन लाइफ साइकिल। क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जो पूरा आपका टाइम पीरियड होता है, वो हम उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस। इसी तरह से जो प्रोडक्ट है उसकी भी डेवलपमेंट होती है, पहले डेवलपमेंट, और उसके बाद उसको लॉन्च किया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंट्रोडक्शन। और उसके बाद इफ इट गेट्स पॉपुलर तो सेल्स स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो उसे ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद इट रीचेज इट्स पीक पॉइंट, और वो क्या होता है कि वो इतना पॉपुलर हो गया कि वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। और उसके बाद सेचुरेशन के, अब सेल्स मजीद नहीं बढ़ रही है, क्योंकि या तो ऑलरेडी कस्टमर्स आर बाइंग फ्रॉम यू, जितने भी थे, और जो लॉयल जो आपके राइवल प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, वो आपसे बाय करना नहीं चाह रहे, वो उन्हीं से बाय करेंगे। तो देयर इज नो मोर मार्जिन फॉर द सेल्स टू इंक्रीज, और अब आपको बल्कि मेंटेन करने के लिए अपनी सेल्स को शायद प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। कहाँ पर, ये जो ई वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जिसको हम सैचुरेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो सेल जो है ना वो स्टेगनेंट हो गई है, मतलब कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही। और उसके बाद फर्दर अगर आप अपनी प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू नहीं करते उसी प्रोडक्ट की, तो वो फॉल करना शुरू कर देती है सेल्स। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना, ये टाइम के अगेंस्ट सेल्स को प्लॉट किया जाता है, और इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं जब हम सबकी बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ इज लाइफ साइकिल इंक्लूड्स ऑल द स्टेजेस द प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट टिल इट्स डिक्लाइन, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और ए जो है, ए पे आपको कोई सेल्स नजर नहीं आ रही, वहां कोई लाइन ग्राफ नहीं है, क्योंकि अभी द प्रोडक्ट इज इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट, अभी बना ही नहीं है, तो सेल्स कहां से होनी। तो बी में बना है, तो आप देख रहे हो सेल्स का जो स्लोप है वो बहुत इतना लो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अभी सेल्स ग्रेजुअली बढ़ रही है, एंड पीपल आर गेटिंग फेमिलियर विद इट। अभी नहीं फेमिलियर तो कुछ लोग ले रहे हैं अभी। तो वंस इट गेट्स पॉपुलर, तो फिर सी पे देखो शूट कर गया, स्लोप ऊपर हो गया, बहुत हाई स्टीप हो गया। उसके बाद डी पे आके दोबारा स्लो हो गया, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो बाय कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता वो सारे लोग बाय कर चुके हैं और थोड़े ही रह गए। और फाइनली यू रीच एट इट्स पीक पॉइंट, दैट इज द पीक पॉइंट ऑफ दैट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और उसके बाद फिर आगे सैचुरेशन बताया था कि सेल्स आपकी अब मेंटेन करनी है, तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, और प्राइस कम करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। मतलब सैचुरेशन ऐसा पॉइंट है जहां पर यू हैव टू डिसाइड वेदर टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन और टू मेक चेंजेस इन योर प्रोडक्ट। तो अगर आपने ये आपको डी पे सोच रहा है, मतलब डी जब एंड होता है ना, यहाँ एंड हो रहा है डी, तो दैट इज द एंड ऑफ मेच्योरिटी स्टेज, जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे यू हैव टू डिसाइड वेदर टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट, यहाँ सोच रहे हैं। नहीं करेंगे तो आगे सैचुरेशन आ जाएगी, जहाँ पे प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, जहाँ पर यू हैव टू फेस लॉसेस। मतलब आप कीमत कम भी कर रहे हैं तो सेल्स इज स्टिल डिपिंग, जिससे आपको लॉस हो रहा है। तो और जो डी है जहाँ पे मेच्योरिटी है, यहाँ पे सेल्स भी मैक्सिमम होती है, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता है। सी पे सेल्स राइज कर रही होती है तेजी से, और प्रॉफिट भी राइज कर रहा होता है। और बी पे आपकी जो सेल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, और प्रॉफिट जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब अपनी कॉस्ट को कवर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आपने जो डेवलपमेंट स्टेज पे खर्चा किया है आपने उसको कवर करना है, तो वो अभी आप कवर कर रहे होते हैं बी पर। तो प्रॉफिट शायद आपको उतना अभी प्रॉफिट हो ही नहीं रहा होता, वो सी पे स्टार्ट होता है। अच्छा, तो ये आप काम करते हैं। और इसके अलावा आपको बताना है, तो अगर तो आपने एंड ऑफ मेजोरिटी पे सोच लिया कि हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा कि हम इस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करेंगे, वी मेक सम चेंजेस। और चेंजेस करने से क्या होगा, चेंजेस करने से कुछ ऐसा होगा क्या कि आप इंट्रोडक्शन से ग्रोथ में पहुंचे, और ग्रोथ के बाद
आप मेच्योरिटी पहुंचिए, मेच्योरिटी के बाद आगे सैचुरेशन आनी है, ठीक है, लेकिन वो और सेल जो है वो स्टैग्नेंट होने के बजाय या कम होने के बजाय ऊपर निकलती है। और वो क्यों होता है? When you apply the extension strategies at the right time. Extension strategies क्या होती हैं? Those strategies which extend the life cycle of a product. यानी कि वो product life cycle को बढ़ा देती हैं, तो हम इसको एक्सटेंडिंग द लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं। तो आप देखो मेच्योरिटी में ऊपर चली गई है, अच्छा अब लेकिन इवेंचुअली वहां जाके भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होनी है। अगर आपने यहाँ पर भी सही एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी लगा दी तो सेल्स हो सकता है और ऊपर चली जाए। लेकिन ये याद रखना है कि एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी इफेक्टिव, मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी लगा ली और कहा जी अब सेल्स ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू थिंक कि क्या वेदर एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी कैन बी अप्लाइड, वेदर इट विल वर्क देयर और नॉट। अगर नहीं वर्क करती तो आपको फिर कुछ नहीं करना, इवेंचुअली आपको फिर आगे सैचुरेशन और फिर डिक्लाइन होना है। तो आपको अपनी प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर देना है कि जी ये बस अब हम नया कोई मॉडल निकालेंगे या नया प्रोडक्ट निकालेंगे, ये अब इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज हैं तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होती हैं अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर, लेकिन वही के आपको ये देखना है कि एक्सटेंशन स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करेगी। तो आपने लगा दी लेकिन सेल्स फिर भी नहीं बढ़ी, क्योंकि लोगों को नहीं लगा कि एक्सटेंशन स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि कुछ नया लगे लोगों को ना, लोगों के लिए वो कुछ उस प्रोडक्ट में कुछ नया हो, तो वो लोग उसको लेना शुरू कर देंगे दोबारा से, और या और लोग भी लेना शुरू कर देंगे, जिससे सेल्स में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता या पीपल परसीव इट एज द सेम ओल्ड प्रोडक्ट, तो फिर तो वो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी बेकार होगी और सेल्स आपकी ग्रो नहीं करेगी फर्दर, और सिर्फ पैसा ही लगेगा। लेकिन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी का एक फायदा ये है कि अगर वो सक्सेसफुल होती है तो आप एक बहुत बड़े खर्चे से बच जाएंगे। वो क्या कि जब आप इस यहाँ पर अगर डिक्लाइन पे पहुंच गए हैं तो अब आपको इसको डिसकंटिन्यू करना है, और फिर क्या करना है आपको, यू हैव टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, और उसके लिए मार्केट रिसर्च करनी है, दोबारा से सारा आपको खर्चा करना पड़ेगा। दैट वुड बी सम अमाउंट। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही थोड़े से खर्चे से विद स्मॉल मॉडिफिकेशंस, स्मॉल चेंजेस, आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और आपको ज्यादा बड़ा खर्चा जो प्रोडक्ट लॉन्च का होता है, डेवलपमेंट का होता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू इट, इट्स फाइन, और आपके पैसे बच रहे हैं तो वो अच्छी बात है। अच्छा अब हम आ जाते हैं इन्हीं स्टेजेस के ऊपर। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जाता हूँ कि जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज डेवलपमेंट की, तो हमने बात कर ही ली ना कि प्रोडक्ट अभी बन रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पे सेल्स कोई नहीं है, तो जब सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे ये होता है कि सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है और लोग उससे फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए सेल्स अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं। वैसे अभी एडवर्टाइजमेंट का चैप्टर हमने पढ़ना है प्रमोशन में, लेकिन यहाँ पर बात करना जरूरी था। तो इन्फॉर्मेटिव क्या होता है कि यू ट्राई टू गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट योर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि योर प्रोडक्ट इज न्यू and you have to inform people that there is a new product which is available in the market and how it will best satisfy the needs and wants of a certain segment of the market, कि कुछ लोगों की जरूरतें वो कैसे पूरी करेगा, क्योंकि ये भी बताना है कि किन लोगों के लिए है और ये उन लोगों के लिए को क्या फायदा देगा। तो इसमें भी अभी प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा होता डिस्पाइट सेल्स इंक्रीज, क्योंकि अभी आपकी जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वही पूरी नहीं हुई होती है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आप दो तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है प्राइस स्किमिंग, एक है पेनिट्रेशन। ये यहाँ मैंने डिटेल में क्यों नहीं बताया हुआ, क्योंकि आगे हमने प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ना है, उधर हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिटेल में पढ़ना है, तो वो पढ़ के आपको ये समझ आ जाएगा। और इसी तरह एडवर्टीजमेंट के बारे में भी हमने आगे प्रमोशन वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ मैं आपको फिर भी आइडिया दे रहा हूँ। प्राइस स्किमिंग वो होती है व्हेन यू चार्ज अ वेरी हाई प्राइस एट द स्टार्ट, और वो तब होता है व्हेन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट which is entirely new in the market and there is no close substitute in the market for that product। तो आप फिर अपनी प्राइस हाई कर सकते हैं और still people would like to buy, who would like to consume new products at the earliest। वो कहते हैं जी हमने तो नया प्रोडक्ट ही लेना है जैसे ही आएगा, तो फिर प्राइस ज्यादा भी है तो उनको मैटर नहीं करती। अच्छा, और अगर आपका प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है वो नया तो है लेकिन वो उन जैसा ही है जैसा कि बाकी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, तो देर इज नथिंग न्यू, तो फिर आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस्तेमाल करनी है। और वो क्या होती है कि चार्जिंग अ प्राइस स्लाइटली लोअर देन योर कॉम्पिटिटर्स।
आपका प्रोडक्ट नया है और वो उन जैसा ही है जैसे कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर्स मार्केट में मौजूद हैं, तो व्हाई वुड पीपल लाइक टू बाय फ्रॉम यू? द ओनली रीजन कुड बी कि आपकी प्राइस कम है। चलो यार ये नया ब्रांड है लेकिन सस्ता भी तो है ना, चल ट्राई करते हैं। अदरवाइज इफ यू सेट द सेम प्राइस एज योर कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग, तो लोग आपसे क्यों बाय करेंगे कि अगर आपकी प्राइस भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है और आपका ब्रांड अभी स्टैब्लिश नहीं है, तो लोग तो स्टैब्लिश ब्रांड ही लेंगे यार, वो नाम सुना हुआ है और उतनी प्राइस है तो वही लेंगे। तो फिर आपको प्राइस को कम करना पड़ जाएगा। अच्छा, फिर ग्रोथ पे मैंने बताया सेल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि अब इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कामयाब हो गया एंड पीपल दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग योर प्रोडक्ट, और इसी वजह से वो बाय कर रहे हैं। तो अब आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है लोगों को। जो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की बात की थी ना, इन्फॉर्मेटिव में तो ये होता है कि आप यू लाइक टू प्रोवाइड एवरी सिंगल डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि जब पहले डीसी इन्वर्टर आया था ना, आपके जो एसी थे वो बताते थे कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, ये बिजली कम खींचता है या ये हीटर का काम भी करता है वगैरह वगैरह। अब ऐसा कुछ नहीं आता, अब वो सिर्फ बताते हैं डीसी इन्वर्टर। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है, लोग ले रहे हैं और अब वही आती है, अब वो नई टेक्नोलॉजी नहीं रही। तो अब उसमें इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। परसुएसिव में जो है वो आप क्या करते हैं कि आपका चूंकि पहले ही प्रोडक्ट पॉपुलर है, लोग ले रहे हैं, दे नो अबाउट योर प्रोडक्ट, अब परसुएसिव की जरूरत है। परसुएसिव का मतलब ये है कि यू हायर अ मॉडल, अ फेमस एक्टर, एक्ट्रेस, अ प्लेयर, अ सिंगर, एंड अगर आपका प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी का और आप उसके साथ एसोसिएट करते हैं कि इफ दैट पर्सन लाइक्स टू बाय दैट, यू शुड आल्सो बाय इट इफ यू फॉलो दैट पर्सन। यानी कि अगर आपको कोई फेमस प्लेयर या सिंगर या एक्टर पसंद है, तो आप कहते हैं यार ये बाय कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो परसुएसिव में आप इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं असल में, क्योंकि परसुएशन का मतलब असल में यही होता है कि आप अट्रैक्ट करें लोगों को कि वो बाय करें। इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग, तो उसमें जरूरत नहीं है। तो ब्रांड आपका एस्टेब्लिश है और इसमें आपकी प्राइस जो है ना, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है, यानी कि प्राइसेस सिमिलर टू योर कॉम्पिटिटर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे हैं वही आप कर लें। मतलब आप अगर एक कॉम्पिटिटर 20 रुपए चार्ज कर रहा है, दूसरा 22, तीसरा 25, तो आपने इन बिटवीन कोई 21 रख लिया या 24 रख लिया, तो इस तरह की प्राइस आप रखेंगे, क्योंकि अब आपका ग्रोथ में जब पहुंच गए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अब नया नहीं है। क्योंकि अगर पहले नया था इंट्रोडक्शन स्टेज में जहां पर आपने प्राइस स्कीमिंग इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब आपका क्या ख्याल है कि आपके जो कंपाइटर्स हैं, वुड दे बी सिटिंग नाइस एंड रिलैक्स्ड? ऑफ कोर्स नॉट ना। वो तो जब देखेंगे नया प्रोडक्ट आया है तो दे वुड आल्सो लाइक टू कम अप विद द सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और इवन अ बेटर प्रोडक्ट। तो फिर ग्रोथ में आके आपको मुकाबला करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स से भी। जैसे किया स्पोर्टेज पहले लॉन्च की गई, तो उस प्राइस ब्रैकेट में कोई और एसयूवी या क्रॉसओवर मौजूद नहीं थी। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि और गाड़ियां भी अब मुकाबले में आ गई हुई है, तो अब उनको प्राइस फिर कम करनी पड़ेगी। अभी तो कम नहीं हो रही क्योंकि अभी तो और रीजन है, पर हम बस डिटेल में नहीं जाता कि वो डॉलर महंगा हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हम वैसे लास्ट जो चैप्टर है ना, लास्ट सेक्शन ऑफ द सिलेबस, उसमें जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वैसे नॉर्मली तो पेनिट्रेशन जब ग्रोथ में आके आपको अपनी प्राइसेस को थोड़ा कम करना पड़ जाता है, अगर आपने पहले ज्यादा प्राइसेस से स्टार्ट किया, ये याद रखना। और अगर आपने पहले कम प्राइसेस से स्टार्ट किया था, यानी कि आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग थी पहले, और अब आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो गया है, ग्रोथ है, तो अब आप ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और इट कैन बी increased gradually if penetration pricing was used earlier। क्योंकि अब आप कामयाब हैं, आपका ब्रांड स्टैब्लिश है, मैंने लिखा ही होता है, मैंने लिख दिया है। तो प्राइस कम करेंगे अगर आपने स्किमिंग इस्तेमाल की है, और इट कैन बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली इफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग वाज यूज्ड अर्लियर। तो इससे आपका प्रॉफिट जो है ना, यहाँ पे तो प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कवर हो जाती है। मेच्योरिटी में अगर हम चले तो मैं आपको पहले जैसे कि बता चुका हूँ कि मेच्योरिटी में आपका प्रॉफिट जो है वो आपका ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, और आपकी सेल्स जो है ना या प्रॉफिट बहुत स्लोली अपवर्ड मूव करता है। क्यों? उसकी वजह है